राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में जाना, तो देखिए भी आज हम बात करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, रेजिस्टेंस और क्या हमारा कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो देखिए आज इनको डिटेल में समझते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने समझाया था भी क्या रेजिस्टेंस क्या था हमारा, भी ओम लॉ से आता था, किस तरह से उसको डिफाइन किया था हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी के बारे में। तो उनके अंदर जो फैक्टर थे हमारे, आपको पता है भी रेजिस्टेंस हमारा क्या करता था, लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जबकि जो उसका एरिया होता था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब यहां पर हुआ क्या था, जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया गया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था एल वाई में ए। और जब इस साइन को हटाया गया था तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, तो यहां पर हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ला दिया था, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दिया गया था। तो यहाँ पर हमने क्या लेके आए थे, हम यहाँ पर लेके आए थे रो, और इसी को हमने रेजिस्टिविटी बोला था। फिर इसको हमने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के अंदर पढ़ा था। तो ये चीज़ है। आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस के बारे में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंडक्टेंस की डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स। डेफिनेशन तो क्या देते हैं, हम इसको सीधा ही लिख देते हैं सिंपल वर्ड के अंदर भी। कंडक्टेंस है क्या, तो हम लिख देते हैं भी द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेजिस्टेंस इज नोन एज, रेजिस्टेंस इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। यानी कि ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला रहा कंडक्टेंस का। अब कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ये हमारे आगे क्वेश्चन है भी, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम। तो आप लोगों को पता ही होगा भी कंडक्टेंस से लगभग हम क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ड को यूज करते रहते हैं जब तक कोई और उसके रिस्पेक्ट में नहीं आता। तो यहाँ पर आ गया, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 1 बाय में आर लिख देते हैं। तो आप लोगों को पता लग गया होगा भी जो हमारा क्या था कंडक्टेंस है, उसका फॉर्मूला क्या आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस या इनवर्स ऑफ, या फिर हम कहते हैं भाई 1 बाय या 1 अपॉन में आर रेजिस्टेंस। सी हमारा कंडक्टेंस है स्टूडेंट, इसको सी से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस है ये हमारा आर से डिनोट किया जाता है रेजिस्टेंस को। फिर उसके बाद इसकी यूनिट के ऊपर आते हैं, यूनिट को पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। अब आपको पता है जब हमने बताया था भाई यूनिट ऑफ, हमने रेजिस्टेंस निकाली थी, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी ओम थी। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन में ओम हो गया। अब 1 अपॉन में ओम क्या होगा, मतलब ओम का इनवर्स हो गया। ओम इनवर्स, या इसको कई बार लिख देते हैं महो, तो ये भी बोल देते हैं स्टूडेंट इसको। तो ये इसका नाम हो गया कंडक्टेंस की यूनिट, वैसे हम क्या कहते हैं, ओम इनवर्स कह देते हैं हम। तो उसके बाद फिर हम स्टडी करते हैं भी क्या, कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी के बारे में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, वो भी इसी तरह से हमारा रेजिस्टिविटी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो उसको पढ़ते हैं हम। यानी काफ़ी आसान टॉपिक, आप लोगों ने लगभग 10th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर इनको के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर हमारे सामने आ जाते हैं फिजिक्स में भी, फिर दोबारा आप पढ़ोगे तो देखिए क्या है। अब हम पढ़ते हैं दोबारा से किसको, कंडक्टिविटी को। अब कंडक्टिविटी हमने क्या किया है, इसी को भी हम उसी तरह से डिफाइन कर देते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी हमारी आसान है डिफाइन करने के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज, द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेजिस्टिविटी इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स, आप लोग आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं भी। हमने क्या कह दिया, जो रेसिप्रोकल कर दिया किसका, कंडक्टिविटी का, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। वैसे हमारा फॉर्मूला था, या तो हम सीधा ही सिंपल वर्ड के अंदर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं जो इसको डिनोट किससे किया जाता है, कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स किससे, कापा से। इसको कापा बोला जाता है। तो कापा से डिनोट किया जाता है, क्या होगा, 1 बाय में रो। रो क्या थी, हमारी रेजिस्टिविटी थी।
तो ये थी हमारा सिंपल सी वर्ड के अंदर था, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या लिख देता हूँ, मैं एक बार लिख देता हूँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। यानी रेजिस्टेंस क्या था हमारा, रो इंटू में एल बाई ए, ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को भी याद होगा, आर रेजिस्टेंस था, रो हमारी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी, एल हमारी लेंथ थी, ए हमारा एरिया होगा। अब मैं क्या कर दूं, इसका रेसिप्रोकल कर दूं स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर क्या ले लूँ मैं, यहाँ पर ले लूँ 1 में आर, यानी सभी का इन्वर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो 1/a में रो हो जाएगा, और ये ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सी, जो ये बड़ा आ गया हमारा, ये हमारी क्या, इसको हम सी से करते हैं, ये क्या हो गया हमारा कापा हो गया, और वो तो है ही हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, सी इज इक्वल टू क्या, 1 में रो क्या था हमारा, कापा था, तो ये कापा लिख दिया, और क्या हो गया, ए बाई में एल हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, कापा चाहिए, तो कापे की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या हो सी इंटू में एल बाई में ए। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है किसका स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी का। तो क्या होती है कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज क्या, कंडक्टिविटी। अब इसको हमने क्या करना है बच्चों, स्पेसिफाई करना है। उससे पहले हम यूनिट के पास जाना चाहेंगे भी इसकी यूनिट क्या है। यदि आपको रो की यूनिट याद है तो भी आप निकाल सकते हैं, और रो की यूनिट क्या थी, रो की यूनिट आप इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं भी ये एल बाई था, तो क्या था, ओम मीटर थी, या ओम सेंटीमीटर के अंदर जानना चाहें तो इसकी क्या होगी, कापा की क्या होगी, कापा की हो जाएगी उल्टा, यानी कि महो और सेंटीमीटर का इन्वर्स। या कई बार इसको हम क्या बोलते हैं, साइमन के अंदर भी लिखा जाता है स्टूडेंट, साइंस, यानी कि जो ओम इन्वर्स है उसको साइमन भी बोला जाता है, और साइमन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। यानी कि जो ओम का इन्वर्स है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइमन भी बोला जाता है, सीमन। तो ये इसको ये भी बोला जाता है, या हम इसको महो लिख दे वो भी एक ही बात है। तो ये सारी चीज़ें एक है। तो इसकी यूनिट एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है और आप लोगों को आनी चाहिए भी इसकी जो यूनिट है हमारी। तो यूनिट देखिए काफ़ी आसान वर्ड में करवाएंगे। आप लोगों को यदि निकालनी भी नहीं आती तो आप आसानी से यदि फॉर्मूला याद है तो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैंने पहला ऑप्शन दिया था, यदि आपको इसकी याद है तो उसका इन्वर्स कर दीजिए, यानी कि ओम मीटर था इसका, या सेंटीमीटर लिखना चाहिए, ओम सेंटीमीटर, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर का इन्वर्स। या मुझे नहीं याद आ रहा स्टूडेंट्स तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आ जाइए, या यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं हम। तो मैंने क्या लिख दिया, कापा लिख दिया, यानी कि यूनिट ऑफ कापा या यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो कापा लिख देने के बाद उसके बाद क्या होएगा, अब सी की यूनिट क्या थी, सू की यूनिट क्या थी, ओम का इन्वर्स थी भाई। उसके बाद जो हमारा एल है वो सेंटीमीटर है में ले रहे हैं हम, और ये सेंटीमीटर, एरिया हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो आप लोगों को पता है भी एक स्क्वायर से क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। तो हमारे पास यूनिट क्या आती है, ओम का इन्वर्स सेंटीमीटर का इन्वर्स। और इसको मैंने पहले ही बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं महो सेंटीमीटर का इन्वर्स, एक क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर का इन्वर्स। मीटर के अंदर लिखना चाहें तो आप मीटर के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये यूनिट है हमारी। तो इस तरह से यूनिट्स फाइंड की जाती है, और आसान वे से ज़्यादा आसान तरीका कोई होता नहीं है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और है जो इस फॉर्मूले के अंदर आप देख रहे हैं, जो एल बाई ए आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें अब इसका यूज़ करना ही होगा। तो वैसे पहले तो हम इसको ऐसे ही सिंपल वर्ड के अंदर लिखते थे, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, कापा इज इक्वल टू, यानी कि हम क्या करते हैं, कापा को लिखते हैं, कापा क्या था हमारा, सी एल बाई में ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यूँ हमने ये टर्म बता दी, ये टर्म बता दी, लेकिन जो ये नई टर्म दिख रही है आपको, ये एल बाई ए, तो इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसको डिनोट कर दिया जाता है जी स्टार से, और नाम दिया जाता है इसको सेल कांस्टेंट का। तो कई बार आप लोगों से न्यूमेरिकल के अंदर पूछ लिया जाएगा, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, सेल कांस्टेंट। तो उस टाइम दिमाग का काम करना खराब, यानी काम करना बंद कर देता है। कैसे, क्योंकि हमें एल बाई ए तो पता है, यानी कि लेंथ अपॉन एरिया पता है, लेकिन इसको सेल कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, ये नहीं पता था। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमें क्या दे दी जाती है, कंडक्टेंस दी जाती है, कंडक्टिविटी दे दी जाती है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। या और कहीं भी आए तो आपको आप पता लग गया होगा भी जो एल बाई ए है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस जो कंडक्टिविटी थी उस
इसको स्पेसिफाई करते हैं। यानी कि जब भी हम स्पेसिफाई करते हैं तो आप लोगों के सामने क्या होता है, हम कोई भी वैल्यू है जो उनको सारी वैल्यू को क्या करते हैं 1 मान के चलते हैं और एक वैल्यू के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो जब भी आपको स्पेसिफिक का केस मिले कभी भी, तो आप लोगों ने कभी नहीं सोचना है भी क्या होगा इसके अंदर, तो सीधा ही उसको पुट कर देना है। तो जैसे मैंने लिखा है L बाय में A, ये अब इसका मतलब क्या है, जब आप क्या करते हैं किसी टर्म को स्पेसिफिक करते हैं, यानी कि मुझे डिफाइन करना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या करते हैं हम पार्टिकुलर केस के अंदर, जैसे हमारे पास L है, L को मैं मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर, यदि आप मीटर में ले रहे तो मीटर मान लेंगे 1 मीटर। जो हमारा एरिया है, एरिया को हम क्या लेते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेते हैं, यदि आप मीटर मान रहे तो मीटर ले लेंगे। तो उस टाइम क्या हो जाता है हमारा, जब ये वैल्यू आपकी ये होगी और इन दो वैल्यू को आप क्या करते हैं इन इक्वेशन यानी कि 2 और 3 को आप इन इक्वेशन 1 के अंदर रखते हैं, तो आपको क्या मिलता है, जो हमारा कापा है वो आ जाता है किसके, कंडक्टेंस के इक्वल आ जाता है। और इसी टाइम को हम, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो देखिए भी समझिए इस टर्म को भी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम कैसे लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखेंगे इन टर्म ऑफ डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एट द कंडक्टेंस ऑफ इतना आसान है स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस ऑफ 1 cc। अब ये 1 cc क्या होता है, सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स, क्यूब सेंटीमीटर यानी क्या बोल रहे हैं हम स्टूडेंट्स, अब हमने क्या बोला है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर तीनों को ले लिया, तो एक टर्म से देखे भी दोनों को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आता है। तो यानी कि ये चीज़ है। या 1 cc को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ml भी लिख सकते हैं, और 1 ml का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये हमारा होता है स्टूडेंट्स। या मैं दूसरे टर्म के अंदर डिफाइन करूं, एक टर्म से और डिफाइन करते हैं इसको, वो भी देख लेते हैं। तो वो भी काफ़ी आसान होती है स्टूडेंट्स, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, डेफिनेशन काफ़ी होती है, जो भी आपको आसान लगती है वो डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हम क्या कहेंगे, इन ए सोल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन ए सेल, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन ए सेल ऑफ यूनिट सेल कांस्टेंट। अब ये भी एक चीज ही है स्टूडेंट, इन्होंने क्या कह दिया भाई, जो सेल कांस्टेंट है उसको आपने क्या ले लिया, यूनिट ले लिया, तो इसका मतलब कहा उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं भी हमने क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डेफिनेशन आप लोगों से पूछ ली जाती है स्टूडेंट्स, हमें पता है आप लोगों को आती होंगी ये लगभग सभी की सभी डेफिनेशन, लेकिन फिर भी ध्यान से आप लोगों ने इस टॉपिक को, अभी जो आपकी पहले भूल चूक होती थी उसको, कंसेप्ट को क्लियर करना है और इस चीज़ को देखते रहिए, क्योंकि बाद में जाके ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और आप क्या हो जाते हैं इतनी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि खुद ही कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसलिए इसको कर लीजिए, वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हमने इस डेफिनेशन के अंदर हमने सिर्फ यही बताया है भी जो यहाँ पर जो सेल कांस्टेंट है L/A, इसको 1 ले लिया जाता है, तो जिसके कारण ये 1 आ जाने के कारण दोनों एक दूसरे के हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक का मतलब ही होता है भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं, बाकी टर्म को हम 1 ले के चलते हैं। तो उसके बाद भी जो आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू देखी होगी, तो उसी के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा भी जो कंडक्टर हैं हमारे, कंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें या इंसुलेटर की बात करें, तो ये सारे कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के बेस के ऊपर ही अलग किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर आएगा
और कौन से, इंसुलेटर या इलेक्ट्रोलाइट की बात करें इंसुलेटर। तो ये सारी आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी होगी भी। जैसे कंडक्टर की बात करें हम, अब कंडक्टर मेटेलिक क्या होते हैं, जिनकी जो क्या होगी कंडक्टेंस की वैल्यू काफ़ी हाइयर होती है, यानी कि इनका ऑर्डर होता है लगभग जैसे कि 10⁻³ का ऑर्डर होता है लगभग सभी किसका, कंडक्टर्स का, यानी कंडक्टरी सेमीकंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाइयर होती है। जबकि जो हमारे क्या होते हैं बच्चों, इंसुलेटर होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻15 से भी ज़्यादा होती है, यानी कि इससे माइनस के अंदर है, तो इसका मतलब उनकी कंडक्टेंस की या कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होने के कारण वो इंसुलेटर होते हैं। जबकि इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, लगभग बीच के अंदर लाई करती है, जैसे ये हो गया 7 हो गया, 8 हो गया, 9 है, या फिर उससे थोड़ा सा कम चले जाएं तो वो हमारी क्या आ जाती है, वो हमारी आ जाती है किसकी वैल्यू, यानी कि 2 से लेकर 7 तक कह सकते हैं आप, या थोड़ा सा और बीच के वेरिएशन आ सकते हैं इनके बीच में। तो ये वैल्यू जब आती है उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, उसकी वो स्पेसिफिक वैल्यू आपको मिल जाती है लगभग, उनका तो आपको पता ही है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। तो ये चीज़ थी हमारी इसके अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में क्या होता है, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांस है स्टूडेंट्स। तो जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं वहाँ से उसके अंदर मिलने के चांस, और वहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, और न्यूमेरिकल काफ़ी इजी होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने सेकंड लेसन के अंदर क्या पढ़ा था, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पढ़ा था, तो उन्हीं से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, यानी कि टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस कितने टाइप की होती है, इसी की बात करें, टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। तो इसके अंदर हमने मेन बात करनी है किसकी, 2 कंडक्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस की, और उसके बाद हम करेंगे किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी नॉर्मल कंडक्टेंस की। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ किसके बारे में भी, मोलर कंडक्टेंस। तो आसानी से समझना है इसको, फॉर्मूले से भी समझ में आ जाता है मोलर कंडक्टेंस, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इस टर्म के अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, इस टर्म के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे मोलैरिटी को। तो इसको लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है, ये भी स्टूडेंट्स लैम्डा ही बोलते आ जाता है इसको, तो लैम्डा एम से इसको डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन क्या देते हैं, 2-3 डेफिनेशन बनती है, तो एक तो हम सिंपल ही दोनों ही लिखवा देते हैं, जो हमारा अगला होगा उसकी हम नहीं लिखवाएंगे, उसके आप लोगों को आप लिखेंगे। द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं अभी, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर क्या है 1 मोल क्या है, ऐसी कंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रोलाइट की जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, मोलर कंडक्टेंस। एक और डेफिनेशन आ जाती है, उसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ, तो और करके उसको लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ी पड़ती है वो, लेकिन है आसान, वहाँ से भी आप लोगों को वो समझ में आएगा भी हम बताना क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन हमारी 2 लाइनों 3 लाइनों के अंदर चली जाती है, लेकिन समझने के अंदर काफ़ी आसान है। तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम, ऑल आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ। अब यहाँ पर भी देखो मोलैरिटी का बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, मोल आ जाता है बार बार, तो हम कहेंगे मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्ड, किसके अंदर डिजोल्व करें, डिजोल्ड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करें या ml की बात करें तो एक ही होता है, ऑफ द सॉल्यूशन, of the solution when the electrode, when
क्या होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं कह रहा था अभी, ये डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी चलाई। व्हेन इलेक्ट्रोड आर 1 सेंटीमीटर, क्या लिखते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रोड आर, क्या हो गए, 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया किसके बीच का एरिया स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोड के बीच के एरिया होता है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये लास्ट लाइन रहेगी इसकी, इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज। अब उसने कहा गया इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज, कितना लार्ज हो गया, इज सो लार्ज दैट द होल ऑफ द सॉल्यूशन, दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन कंटेंट। अब यहाँ से आप सब कुछ समझेंगे स्टूडेंट्स, इस ऐसी बात नहीं है भी इस डेफिनेशन के अंदर कुछ ज़्यादा आ गया है तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ पढ़ते हैं हम और इसको एक बार इसे करते हैं और फॉर्मूले से आप लोगों को समझ में आएगा। तो या तो हमने सिंपल वर्ड के अंदर बात कर दी भी, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन, इसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, उसकी कंडक्टेंस यदि आप चेक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स में, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन की, उसकी कंडक्टिविटी, जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी यदि हम कंडक्टिविटी चेक कर देते हैं उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। या फिर मैं बात करूं भी कंडक्टेंस, ऐसी कंडक्टेंस है जब ऑल आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहां पर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, जब उसको 20 सेंटीमीटर या 20 ml के अंदर वॉल्यूम के अंदर उसको क्या किया जाता है, सॉल्यूशन को डिजोल्व किया जाता है। और व्हेन इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, और एरिया इतना ज्यादा लार्ज किया जाता है कि सारे का सारा सॉल्यूशन है वो उन इलेक्ट्रोड के बीच के अंदर आना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ऑल आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसके अंदर, 20 सेंटीमीटर यानी 20 वॉल्यूम के अंदर। जब उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड को तो 1 सेंटीमीटर क्या किया जाता है, अपार्ट किया जाता है, दूर रखा जाता है, लेकिन एरिया इतना किया जाता है भी सारे का सारा सॉल्यूशन है उनके अंदर कंटेन, यानी उन इलेक्ट्रोड के बीच के अंदर आना चाहिए। तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आ गई। अब इसका हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, और फॉर्मूला काफ़ी इजी है, लेकिन उसके अंदर फिर 2-3 टर्म यूज होंगी और वो आप लोगों को पहले से आती ही हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। और जो ये डेफिनेशन पढ़ी है बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड चेंज करेंगे हम और सारी की सारी डेफिनेशन हमारी क्या हो जाती है, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की हो जाएगी। तो मैं क्या लिखता हूँ भी, जो लैम्डा एम है हमारा उसका रिलेशन लिखते हैं हम, तो उसको कहते हैं कापा इंटू में, यहाँ पर आ जाता है कापा इंटू में वी। अब कापा आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, कापा क्या होता है, कापा हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, कंडक्टिविटी आ गई स्टूडेंट्स। तो अब इसमें मोलर का तो केस कोई आए नहीं, लेकिन जो ये वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, ये मोलर वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम है ये हमारी। तो वॉल्यूम किसकी है, तो इन्होंने लिख रखा है जो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ, इसको सिंपल वर्ड में कहें तो मैं कह सकता हूँ इसको मोलर वॉल्यूम है ये। अब मोलर वॉल्यूम है, ये टर्म क्या होती है भाई, मोलर वॉल्यूम। तो आप मोलर वॉल्यूम टर्म को देखेंगे तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, V = 1000 Y में क्या आ जाता है, M, और M हमारा क्या है, ये हमारी मोलैरिटी है। तो आप लोगों को आसानी से पता लग गया। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे क्या लिखूंगा, इसको इसके अंदर पुट कर देते, तो लैम्डा M क्या आ जाएगा, कापा इंटू में 1000 Y में M। अब आपका काम आ गया मोलैरिटी का। अब आप लोगों को मोलैरिटी तो आप लोगों को खुद को पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी नहीं पता तो हम एक बार फिर आप लोगों को याद करवाते हैं। तो हम कहते थे भी जो हमारा W/M इंटू में 1000 Y में V,
और हम कहते हैं भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। तो ये वही मोलैरिटी है। इस मोलैरिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आसानी से पहले या तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ही आपकी मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाती है यहाँ पर पुट कीजिए और इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप लोगों को ना आता हो। उसके बाद मैं बात करूंगा इसकी किसकी, अब मैं बात करता हूं इसके अंदर यूनिट्स की। अब यूनिट्स क्या होती है इसकी, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है भी जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कैसी वॉल्यूम है, मैंने अभी बताया आपको ये मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की क्यूब मोल का इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि मोल तो डिवाइड में है। तो आपको पता है मोलैरिटी हमारी नंबर ऑफ मोल्स के अंदर निकलती थी, तो ये मोल नीचे है। और आपको फिर जो वी है हमारा वो कहता है वॉल्यूम हमारी सेंटीमीटर या ml के अंदर होती है, सेंटीमीटर या क्यूब। उसके बाद कापा के ऊपर आइए, यानी कि देखो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसकी यूनिट के पास पहुंच रहे हैं। तो यूनिट के पास पहुंचने का यही तरीका है हमारे पास, और तो कोई तरीका है ही नहीं है। तो क्या होता है इसके अंदर, जैसे हमने बताया भी लैम्डा एम है। देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लैम्डा एम क्या होगा हमारे पास, कापा इंटू में वी हो गया। वी की आपको मिल गई, कापा की क्या थी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी हमारे पास आ गई सेंटीमीटर का क्यूब, मोल का इनवर्स। तो ये इनवर्स है, ये 3 है, तो यहाँ पर कितनी रह जाएगी, कट के कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी स्टूडेंट्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल का इनवर्स, या फिर आप साइमन या महो जिसके अंदर भी आप लेना चाहते हैं उसके अंदर ले सकते हैं, और ये आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद कई जगह ये दिखा देते हैं भी रिलेशन दे रखा है, तो कई बच्चे इसको कन्फ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने लिख रखा है 1 साइमन मीटर की स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इनका क्या रिलेशन है, 1 साइमन सेंटीमीटर की क्यूब और स्क्वायर इंटू में मोल का इनवर्स। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरफ, अब आपको पता है भी 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर हैं, और 1 मीटर की स्क्वायर के अंदर कितने होंगे, उसके अंदर होंगे 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ किस तरफ आएगी स्टूडेंट्स, वो 10⁻⁴ इस तरफ आएगी। आप लोग कैलकुलेट करके दे सकते हैं। देखो ये आ गया हमारे पास, साइमन इधर लगा देते हैं, साइमन इधर लगा देते हैं, मोल इनवर्स इधर लगा दिया, मोल इनवर्स इधर लगा दिया, तो ये आप लोगों के पास क्या होगी, वही रिलेशनशिप आ जाती है। और ये रिलेशनशिप भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कुछ नहीं है, ये इसी की यूनिट है, इसको हम साइमन लिख दिया, बाकी सारी हमारी सेम की सेम है। तो ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए थी। तो ये थी हमारी क्या, मोलर कंडक्टेंस। अब हम बात करेंगे किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो दूसरी डेफिनेशन है वो आप लोग अपने आप आसानी से बिना बोले, बिना किसी तरीके से अपने आप लिख लेंगे, क्योंकि यदि आपको एक डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो आप लोगों को सारी की सारी आ जाती है। यानी कि या तो आप मोलर कंडक्टेंस कर लीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक को याद कर लीजिए, उससे दोनों के दोनों कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा किसके ऊपर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर। तो लिख देते हैं हम एक बार, इक्विवेलेंट, स्पेलिंग ठीक है क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इसके अंदर भी वही है, भी इसकी डिनोशन क्या होती है, इसकी भी डिनोशन के अंदर हम क्या लगाते हैं, जैसे उसके अंदर m था तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, e क्या लगा देते हैं। तो ये अब इसकी मैं क्या लिखना चाहूँगा स्टूडेंट्स, मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँगा। मैं आसान वाली लिख देता हूँ, मुश्किल वाली आप, मुश्किल तो क्या है वो भी आसानी है, उसके अंदर करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। तो क्या लिखते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टेंस of an electrolyte solution contain one electrolyte solution. The conductance of an electrolyte solution containing 1 gram equivalent of an solution, 1 gram equivalent of electrolyte।
तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है उसके अंदर क्या था, जो अभी आप लोगों ने शायद राइट की होगी, तो आप वहां पर अपनी कॉपी के अंदर जाइए और देखिए क्या कहता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट। पहले 1 मोल था, अब सिर्फ यहाँ पर क्या करना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट करना ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिजोल्व 20 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि जो इलेक्ट्रोड है वो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर अपार्ट करेंगे और जबकि एरिया इतना रखेंगे ताकि सारे का सारा सॉल्यूशन उसके अंदर आ जाए। तो डेफिनेशन काफ़ी आसान है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसका फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स वही है जो हमने पहले किया था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब मैं इसको लिखूंगा लैम्डा ई क्यू इंटू में कापा इंटू में वी। अब इनके अंदर फर्क क्या है, फर्क हमारा कहीं नहीं है, फर्क हमारा यहाँ पर ही मिलेगा। पहले वो मोलर वॉल्यूम थी, अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगी, यानी कि जो वॉल्यूम होगी वो हमारी क्या होगी 1000 वाई में ग्राम इक्विवेलेंट, और कुछ भी फर्क नहीं है स्टूडेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आप लोग, ओहो ये न्यू डाल दिया हमने, वी बनाना भी, तो ये वी डाल दिया, तो ये क्या होगी हमारी ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर आ जाती है। या आप क्या बोल सकते हैं नॉर्मल, वो मोलर थी स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा नॉर्मल आएगा, और नॉर्मल के अंदर अपने आप क्या आ जाता है, नॉर्मेलिटी के साथ साथ अपना क्या आ जाता है, अपने आप ही ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। तो नॉर्मेलिटी को भी मैं एक बार के लिए आपको रिवाइज करवा देता हूँ भी नॉर्मेलिटी क्या थी हमारी। तो हम वहाँ पर लिखते थे W बाय में ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू में 1000 वाई में V। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है भी, जो हमारा क्या होगा मोलर मास है, मोलर मास को यदि आप क्या करते हैं उसकी वैलेंसी से, एसिडिटी से, बेसिसिटी से, जिससे भी आप डिवाइड करें वो क्या आ जाता है, उसका ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। फर्क कुछ नहीं है, दोनों डेफिनेशन के अंदर सिर्फ फर्क यहाँ पर आ जाता है और कहीं पर भी नहीं आता। वहाँ पर मोलर मास होता था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। तो यहाँ पर से भी आप क्या कर लोगे, इनका दोनों का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा लैम्डा ई क्यू इंटू में कापा और क्या हो जाएगा 1000 वाई में एन। तो ये चीज़ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी स्टूडेंट्स, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं है। तो ये चीज़ थी। अब इसके अंदर इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी। अब यूनिट तो काफ़ी आसान है इसकी, अब वही ग्राम इक्विवेलेंट उसके अंदर रहा वही इसके अंदर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। मैं सीधा लिख देता हूँ, आप लोग अपने आप निकाल के देख लेंगे। तो क्या होगा, ओम का इनवर्स, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और पीछे क्या आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। आप लोग आसानी से, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, यानी कि आप खुद भी ट्राई कीजिए भी किस तरह से निकाला जाता है। तो आज हम लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक है भी दोनों कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। वैसे तो आप लोगों को यहाँ से दिख भी रही होगी, लेकिन यहाँ से और कुछ भी है भी नहीं है इसके अंदर। तो लेकिन फिर भी हम रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, यानी कि लैम्डा एम क्या था हमारा, कापा इंटू में 1000 वाई में क्या था मोलैरिटी था। जबकि इक्विवेलेंट की बात करूँ मैं तो क्या था, कापा इंटू में 1000 वाई में नॉर्मेलिटी था। अब आप लोगों को दिख रहा है भाई ना तो इसके अंदर फर्क है, ना ही इसके अंदर फर्क है, ना ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, आप दोनों को डिवीजन कर दीजिए। यानी जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब आप डिवाइड करते हैं तो मैं क्या करता हूँ लैम्डा एम की डिवीजन कर देता हूँ लैम्डा ई क्यू से। तो आपको पता है दोनों के अंदर कापा है, कापा से कापा चला जाएगा, 1000 से 1000 चला जाएगा, तो आएगा क्या। अब जब इसका एन एम नीचे है तो ये एम नीचे ही आएगा, उसका नीचे था तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों का आपस में क्या हो गया, रिलेशनशिप आ जाती है इन दोनों की। क्या होगी हमारे पास लैम्डा एम इंटू में एम और लैम्डा एन एन इंटू में इक्विवेलेंट ई क्यू। उसके बाद आप लोगों ने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की रिलेशनशिप पता ही है भाई। अब इन दोनों के रिलेशनशिप से भी आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये क्या होता था, ग्राम इक्विवेलेंट था। ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर भी यानी कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। और यहाँ पर हम लिखते हैं भी नॉर्मेलिटी क्या थी हमारी, W वाई में ग्राम इक्विवेलेंट, 1000 वाई में V।
ऐसे ही मोलैरिटी दी हमारी, वो भी क्या दी, W/m इंटू में 1000/v। अब आपको पता है ये भी कैंसिल हो जाएंगे, जब इनको डिवीजन करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो N/v क्या आएगा हमारा, M/m ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। और इसको भी कैंसिल करना हो तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर लिखते थे हम क्या, मोलर मास डिवाइड बाय में वैलेंसी, तो M से M कट गए, वैलेंसी ऊपर चला जाएगा, तो N क्या आ जाएगा हमारा, वैलेंसी इंटू में क्या, वैलेंसी इंटू में मोलैरिटी। तो यही तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो हमारा आना होता है, यानी कि वो आएगा हमारा लैम्डा m इज इक्वल टू n इंटू में लैम्डा ई क्यू। तो आप ये लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, ये वैल्यू है लैम्डा, n की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिखूँगा वैलेंसी इंटू में m, वैलेंसी इंटू में m, अगर m से m कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, वैलेंसी रहेगी, वैलेंसी को मैंने किससे डिनोट कर दिया, n से डिनोट कर दिया। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं भी ये टॉपिक काफ़ी इजी लगा होगा, काफ़ी आसान लगा होगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो एक दो जरूर अभी किसी ना किसी अपने फ्रेंड को बताइए और उससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को देखते हुए, या कोई आपको ऐसा लग रहा है भी यहाँ पर कोई गड़बड़ है, तो आप वो हमें बता सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।